चलिए आज की क्लास में हम चालू करेंगे रायपुर का कलचुरी वंश और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी सीजी हिस्ट्री की क्लास। तो चलिए चालू करते हैं हम रायपुर का कलचुरी वंश। तो जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था कि रतनपुर के कलचुरी वंश के एक शासक थे जगन्नाथ सिंह देव। उनके दो बेटे होते हैं वीर सिंह देव और देवनाथ सिंह देव। तो वीर सिंह देव को रतनपुर की गद्दी मिलती, जबकि रायपुर के कलचुरी वंश की गद्दी मिलती है देवनाथ सिंह देव को। आपको याद रखना है कि रायपुर के कलचुरी वंश की जो शाखा है उसको लहुरी शाखा भी बोला जाता है। पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लहुरी मतलब छोटी शाखा। ठीक है, लहुरी का मतलब छोटी होता है, तो रायपुर के कलचुरी वंश को लहुरी शाखा बोलते हैं। तो जब देवनाथ सिंह देव जो है रायपुर के कलचुरी वंश की गद्दी में बैठते हैं तो वो अपनी राजधानी बनाते हैं खल्लारी को, ना कि रायपुर को। ये आपको याद रखना है, इनकी राजधानी रहती है खल्लारी। लेकिन देवनाथ सिंह देव के बाद उनके वंशज कौन हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी हमको इतिहासकार को उपलब्ध नहीं हो पाई है। सीधा एक खल्लारी अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें खल्लारी अभिलेख में जो राजा बताए गए हैं उनका नाम है लक्ष्मी देव। तो खल्लारी अभिलेख के अनुसार लक्ष्मी देव ने जो मुख्य रूप से ये जो कलचुरी शासक थे उनके 18 गढ़ों को जीत लिया था, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत 18 गढ़ आते थे। शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर के कलचुरी के दिन 18 गढ़ थे, रतनपुर के कलचुरी के दिन 18 गढ़ थे। तो रायपुर के कलचुरी के दिन जो 18 गढ़ थे उसको जीत लिया था लक्ष्मी देव ने। ये जानकारी हमको लक्ष्मी देव के खल्लारी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, जिन्होंने शत्रुओं के 18 गढ़ को जीता और इन्होंने अपने आप को खल्लारी जो वंश है उसका फर्स्ट राजा बताया है। लेकिन इतिहासकार ये नहीं समझ पाए कि ये दोनों का आपस में संबंध क्या था, और अगर दोनों का आपस में संबंध नहीं था तो ये जितने राजा है ये अपने आप को कलचुरी क्यों बोल रहे हैं। तो इतिहासकारों में इस विषय में भी मतभेद है। क्लियर है। लेकिन जो रायपुर के कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामचंद्र देव, अकॉर्डिंग टू पीएससी। ठीक है, पीएससी जो है वो मानता है रायपुर के कलचुरी वंश का पहले शासक या वास्तविक संस्थापक वो थे रामचंद्र देव। तो आपको भी यही लेकर चलना है कि रायपुर के कलचुरी वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव ने अपने बेटे राय ब्रह्मदेव के नाम पर, क्योंकि इनके नाम के आगे राय लगा है, तो इन्हीं के नाम पर जो है रायपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी जो है वो खल्लारी से रायपुर ले गए। ठीक है, यानी राजधानी ट्रांसफर कर लिए खल्लारी से रायपुर। तो क्योंकि इन्होंने रायपुर बसाया है और रायपुर को राजधानी बनाया है तो इतिहासकार इस कारण से इन्हें हो सकता है कि इन्हें प्रथम राजा मान रहे हो। कई इतिहासकार रामचंद्र देव को प्रथम राजा मानते हैं, कोई लक्ष्मी देव को मानते हैं, कोई लक्ष्मी देव के पिता सिंहगण को मानते हैं। लेकिन हमको पीएससी का एग्जाम देना है तो पीएससी किसको मान रहा है? रामचंद्र देव को। तो हम भी वही मानकर चलेंगे। क्लियर है। अब ये रामचंद्र देव के समय ही जो है ऐसा माना जाता है कि जो कवर्धा का फड़िग नागवंश था, तो कवर्धा के फड़िग नागवंश में जो एक राजा रामचंद्र देव हुए थे उनका विवाह कलचुरी कालीन जो महिला थी या रानी थी अंबिका देवी से हुआ था, जो हमने फड़िग नागवंश में देखा था। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो कलचुरी कालीन महिला जो थी या रानी जो थी वो रायपुर के कलचुरी वंश की थी। आपको ये भी याद रखना है। रामचंद्र देव के बाद यहाँ पर शासक बनते हैं राय ब्रह्मदेव, जो उन्हीं के बेटे रहते हैं। राय ब्रह्मदेव के मंत्री का नाम रहता है हाजीराज, और राय ब्रह्मदेव के जो मंत्री हाजीराज रहते हैं वो रायपुर में हटकेश्वर महादेव मंदिर या हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराते हैं, जिसे वर्तमान में जो है महादेव घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि खारून नदी के किनारे है। तो मंत्री हाजीराज द्वारा हटकेश्वर मंदिर या हटकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया खारून नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में महादेव घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ राय ब्रह्मदेव अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं और रायपुर से खल्लारी वापस राजधानी ले जाते हैं। अब ये खल्लारी राजधानी क्यों ले गए हैं इसका प्रमाण भी कहीं नहीं मिलता कि किस कारणवश इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया। तो राय ब्रह्मदेव राजधानी रायपुर से वापस खल्लारी ले जाते हैं। इनके काल में एक व्यक्ति रहता है देवपाल मोची। देवपाल मोची ने जो है खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराया है। तो देवपाल मोची का भी हमको एक अभिलेख मिला है जिसमें नारायणपुर के मंदिर, यहाँ पर नारायण मंदिर का निर्माण करा है खल्लारी में, इसकी जानकारी हमको मिलती है। और ये मंदिर जो है राय ब्रह्मदेव के काल का है। अगला देखते हैं राय ब्रह्मदेव के बाद एक्चुअल हमको जहां से रायपुर के कलचुरी वंश के कार्यकाल का सन पता चलता है, वहीं से हम जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जो केशव देव का समय है यहां से हमको लाइन से क्रमवार जो है रायपुर के कलचुरी वंश की शासन व्यवस्था मिलती है, कौन कौन शासक हुए।
तो सबसे पहले शासक जिनके बारे में हमको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है वो है केशव देव। केशव देव का शासन 1420 से 38 रहा है। इन्होंने वापस खल्लारी से रायपुर को राजधानी बनाया था। इसलिए आप कई बुक में देखते होंगे कि रायपुर के कलचुरी वंश के पहले शासक केशव देव को लिख कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय से हमको प्रामाणिक जानकारी मिलती है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि पीएससी रामचंद्र देव लेकर चल रहे तो हम भी वही लेकर चलेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे। तो रायपुर के कलचुरी वंश के अगर जिनके प्रामाणिक जानकारी जिसमें मिल रही है वो है केशव देव, जिनका शासन का 1420 से 38 रहा है। इन्होंने खल्लारी से वापस रायपुर को राजधानी बनाया था। केशव देव के बाद शासक बनते हैं भुवनेश्वर देव। भुवनेश्वर देव का शासन 1438 से 1463 रहता है। इनके काल में जो है नंदपुर उड़ीसा के जो शासक रहते हैं विनायक देव, उनके मध्य जो है मुख्य रूप से विनायक देव के जो क्षेत्र रहता है वहां पर युद्ध होता रहता है। तब विनायक देव की मदद करने के लिए भुवनेश्वर देव जो है अपनी सेना भेजते हैं और अंत में विनायक देव जो है इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। ठीक है, तो भुवनेश्वर देव को सैन्य सहायता की थी। भुवनेश्वर देव ने सैन्य सहायता की थी किसकी? विनायक देव की, जो कि नंदपुर उड़ीसा के शासक थे। इसके अलावा 1460 में रायपुर के बूढ़ा तालाब के किनारे एक किले का निर्माण करवाया था। किसने? भुवनेश्वर देव ने। जब यहाँ पर किले का निर्माण हुआ रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने, तो वहां पर बहुत से लोग आकर बसने लगे उस महल के सामने या किले के सामने, जिसके कारण वहां एक बस्ती का निर्माण हो गया, जिसे वर्तमान में पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? वहां लोग आकर बसे जिसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर देव के बाद शासक बनते हैं मान सिंह देव। 1463 से 1478 इनका शासनकाल रहता है। कोई भी जानकारी इनके शासनकाल के बारे में नहीं है। तो भुवनेश्वर देव के बाद मान सिंह देव। केवल आपको क्रम याद रखना है इसमें कौन कौन राजा हुए हैं। मान सिंह देव के बाद संतोष सिंह देव शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1478 से 98 रहा है। फिर बनते हैं सूरत सिंह देव 1498 से 1518। सूरत सिंह देव के बाद सन्मान सिंह देव। सन्मान सिंह देव का है 1518 से 28। सन्मान सिंह देव के बाद चामुंडा सिंह देव। चामुंडा सिंह देव का है 1528 से 1563। इसके बाद आते हैं वंशी सिंह देव। वंशी सिंह देव का रहता है 1563 से 1582। फिर है धन सिंह देव। धन सिंह देव का 1582 से 1603। और इसके बाद शासक होते हैं जैत सिंह देव। जैत सिंह देव का शासनकाल 1603 से 1615। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही जो है रायपुर में दूधाधारी मठ को बनाने के लिए जमीन दी थी, या आप बोल सकते हो दूधाधारी मठ का निर्माण जो हुआ था वो जैत सिंह के समय ही हुआ था। इसको मैंने पहले भी बिंबा जी के काल में आपको बताया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो रायपुर में दूधाधारी मठ के निर्माण हेतु जमीन देना और मंदिर का निर्माण, दूधाधारी मठ का निर्माण होना जैत सिंह के शासनकाल में हुआ है। इसके बाद शासक बनते हैं फतेह सिंह देव। 1615 से 1633 इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद यादव सिंह देव, इनका कार्यकाल 1633 से 1650 रहता है। फिर आते हैं सोमदत्त सिंह देव। सोमदत्त सिंह देव 1650 से 1663। इनके काल में जो दूधाधारी महाराज यहाँ पर आकर रह रहे थे रायपुर में, वो तुरतुरिया चले जाते हैं, यानी तुरतुरिया में आगे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रायपुर में दूधाधारी मठ के निर्माण जब हुआ था वो जैत सिंह थे, और दूधाधारी महाराज रायपुर मठ को छोड़कर तुरतुरिया चले जाते हैं सोमदत्त सिंह देव के समय। अगले हैं बलदेव सिंह देव 1663 से 1685। अगले शासक है उम्मेद सिंह देव। उम्मेद सिंह देव, और इनको तारिके है वंशी में बाबू रेवाराम ने मेर सिंह का नाम दिया, तो आपको ये भी याद रखना है। उम्मेद सिंह देव या मेर सिंह देव एक ही व्यक्ति है, जिनका कार्यकाल 1685 से 1705 रहा है। इन्होंने रायपुर में रजबंधा तालाब का निर्माण करवाया था। तो रायपुर में रजबंधा तालाब का निर्माण उम्मेद सिंह देव या मेर सिंह देव ने कराया था। अगले शासक है बनवीर सिंह देव, और इनको तारिके है वंशी में जो है बाबू रेवाराम ने बरियार सिंह देव का है। तो बनवीर सिंह देव या बरियार सिंह देव 1705 से 1741 41 तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने जो है रायपुर में मुख्य रूप से राजा तालाब का निर्माण करवाया था, लेकिन अभिलेखों से हमको ये जानकारी मिलता है कि इनके मंत्री का नाम था रामचंद्र कोका। रामचंद्र कोका ने जो है राजा तालाब का निर्माण करवाया था, और यहाँ पर जो है जिसको वर्तमान में खोखो तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बनवीर सिंह देव या बरियार सिंह देव, या इनको 1705 से 1741 राजा तालाब रामचंद्र कोका, जिसको वर्तमान में खोखो तालाब या कहीं कहीं पे कोको तालाब भी लिखा रहता है, तो ये भी याद रखिएगा, खोखो तालाब या कोको तालाब का निर्माण बनवीर सिंह देव के कार्यकाल में हुआ है।
और आखिरी शासक है इस वंश के अमर सिंह देव। 1741 से 1750 इनका शासनकाल रहता है। इनकी मृत्यु 1753 में होती है, हमने पढ़ा भी हुआ है बिंबा जी के शासनकाल में। तो इनके जो दरबारी कवि रहते हैं अमर सिंह देव को दरबारी कवि का नाम रहता है माखन मिश्र, जो कि गोपाल मिश्र के बेटे रहते हैं। गोपाल मिश्र रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी रहते हैं, जबकि माखन मिश्र जो है अमर सिंह के दरबारी रहते हैं। ये जो है इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है राम प्रताप, जो कि गोपाल मिश्र अधूरी लिखे थे, इसको पूरी किया था इन्होंने माखन मिश्र ने, और पिंगल ग्रंथ ये इनकी रचना है। क्लियर है? तो माखन मिश्र किसके दरबारी थे? अमर सिंह देव के। इसके अलावा जब यहाँ पर मराठों का आगमन होता है तो 1750 में अमर सिंह देव से भी उनके पूरी जमीन हड़प ली जाती है। केवल 3 परगने या 3 क्षेत्र दे दिए जाते हैं, रायपुर, राजिम और पाटन। और इनको बोला जाता है कि आप इन क्षेत्र में ही शासन करेंगे और हमको 7,000 रुपए वार्षिक टकौली पटाएंगे। तो 7,000 रुपए वार्षिक टकौली देने वाला यहाँ पर अमर सिंह देव से समझौता हो जाता है 1750 में। 1753 में अमर सिंह देव की मृत्यु हो जाती है। तो जब अमर सिंह देव की मृत्यु होती है तो उनके बेटे शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा में गए रहते हैं, तो वो वापस आते हैं तो उनको बड़गांव क्षेत्र देते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है रायपुर के कलचुरी वंश खत्म हो जाता है अमर सिंह देव के समय, और उसके बाद आप बोल सकते हैं शिवराज सिंह भी बाद में बनते, लेकिन अंतिम स्वतंत्र शासक जो थे अमर सिंह देव ही थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा रायपुर के कलचुरी वंश वाला पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इस जितने भी राजा हुए रायपुर के कलचुरी वंश के, वो एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम था महाराज कुमार राजा। यानी इनके अभिलेखों में महाराज कुमार राजा का नाम लिखा हुआ मिलता है, उपाधियों का नाम, यानी महाराज कुमार राजा जैत सिंह, इस तरीके से। क्लियर है? तो इनकी उपाधि थी महाराज कुमार राजा की। तो यहाँ पर जो है हमारा रायपुर के कलचुरी वंश में और कोई पार्ट नहीं है जिसको हम पढ़ें और पेपर में आए। अधिकतर पेपर में रायपुर के कलचुरी वंश में रामचंद्र देव का नाम आता है, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे इनके क्रम के बारे में। 3-4 राजाओं का नाम देगा और आपको क्रम जमाने बोलेगा। या हो सकता है कि रायपुर के कलचुरी वंश में निम्न में से कौन से शासक नहीं हुए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन दे दे। तो अधिकतर क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रम जमाने के लिए आएगा, और वो भी केशव देव के बाद से लेकर अमर सिंह देव के मध्य का ही क्रम पूछा जाएगा आपसे। तो इनको क्रम जो मैंने यहाँ पर बताया उसको आपको याद करना है। भले आपको शासन काल का समय याद ना हो, क्रम जरूर याद होना चाहिए। समय काल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कलचुरी कालीन मंत्रियों के नाम। पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये कलचुरी कालीन आप बोल सकते हो रायपुर के कलचुरी के लिए भी वैलिड है, रतनपुर के कलचुरियों के लिए भी वैलिड है। अगर हम देखें तो कलचुरी कालीन मंत्री या अमात्य कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहला होता था राजा। राजा कौन होता था? ये सर्व प्रमुख होता था, यानी राजा जो है सबसे हेड में होता था और राजा की मदद करने के लिए उसके मंत्री होते थे। तो राजा सर्व प्रमुख होता था और राजा की मदद करने के लिए उसके मंत्री होते थे। मंत्रियों को अमात्य बोला जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है, मंत्रियों को अमात्य बोला जाता था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद होता था राजा, जो कि पूरे क्षेत्र का प्रमुख होता था। अब आते हैं मंत्री में, तो सबसे पहला मंत्री होता था महामंत्री। महामंत्री कौन होता था? राजा को सलाह देने का काम करता था। महामंत्री का काम होता था राजा को सलाह देना, और यहाँ पर जो है इसे राजा का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। तो महामंत्री का काम है राजा को सलाह देना, और इसे राजा का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। अगले मंत्री है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो होता था, राजा से मिलने वाले लोगों को राजा तक लेकर जाता था, और अगर राजा ने कुछ निर्देश जारी किया या कुछ आज्ञा दी है तो वो अन्य अधिकारियों तक उस आज्ञा को पहुंचाता था। यानी महाप्रतिहार राजा से मिलने वाले लोगों को राजा तक लेके जाता था और राजा की आज्ञा को अन्य अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता था। अगला है महाप्रभात्री या महाप्रमात्री। महाप्रभात्री या महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग यानी भू राजस्व व्यवस्था का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। महाप्रभात्री या महाप्रमात्री ये मुख्य रूप से भूमि की नाप लेकर लगान निर्धारित करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि की नाप लेकर लगान निर्धारित करने का काम महाप्रभात्री या महाप्रमात्री का होता था, यानी जमाबंदी विभाग या भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भूमि माप ली जाती थी, भूमि माप की जो व्यवस्था थी या भूमि मापना बोलते थे, उसको वहां पर निवर्तन कहा जाता था। भूमि माप को निवर्तन कहा जाता था। आपको ये याद रखना है, कभी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भूमि माप कर लगान निर्धारित करने का काम महाप्रभात्री या महाप्रमात्री।
अगला देखते हैं महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह यानी राजस्व व्यवस्था, महासंधि विग्रह यानी विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी, या आप बोल सकते हैं संधि विग्रह यानी संधि समझौता कराने वाला अधिकारी जो था कलचुरियों का अलग राज्य से, कलचुरियों का इस अलग राज्य को भी विदेश ही बोलते थे, तो यहाँ पर विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है महासंधि विग्रह। अगला है महापुरोहित। महापुरोहित यानी धर्म विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी। महापुरोहित धर्म विभाग का प्रमुख अधिकारी, या महापुरोहित को महाधर्म कार्णिक भी कहा जाता था। नाम में ही धर्म लगा हुआ है तो धर्म विभाग का प्रमुख अधिकारी महाधर्म कार्णिक या महापुरोहित। अगला देखते हैं महाभांडगारिक। महाभांडगारिक जो है वो कोषाध्यक्ष होता था, यानी कोष का, राजकोष का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे महाभांडगारिक, और महाभांडगारिक के परमिशन के बिना राजकोष से कोई धन निकलता नहीं था। अगला है महाकोटपाल। महाकोटपाल यानी किले का प्रमुख अधिकारी, जो किले की रक्षा करता था, किले का प्रमुख अधिकारी होता था महाकोटपाल। अगला है दांडिक। दांडिक जो होता था वो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी ये आप बोल सकते हैं न्यायाधीश होता था। ठीक है, केवल एक अभिलेख में इस अधिकारी की जानकारी मिलती है दांडिक की, बाकी सब में राजा को ही जो है न्याय व्यवस्था का प्रमुख माना गया, यानी राजा जो होता वो अंतिम फैसला देता था। ऐसे सभी अभिलेखों में जानकारी मिलती है, केवल एक अभिलेख में जो है दांडिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी मिलती जो न्यायाधीश होता था। अगला है महापटलिक। महापटलिक। महापटलिक जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मुख्य रूप से ये कार्यालयीन अधिकारी होता था, यानी कार्यालय में बैठकर काम करता था। तो राजस्व व्यवस्था की देखरेख करना जो काम था महापटलिक का होता था, जो कार्यालय में पूरा लेखा वेखा तैयार करता था, राजस्व का पूरा आय व्यय का संपूर्ण लेखा ये तैयार करता था। अगला है महाध्यक्ष। महाध्यक्ष जो होता था वो सचिवालय का अधिकारी होता था। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो सचिव होता था। महाध्यक्ष सचिवालय का अधिकारी जो राजा व प्रजा के मध्य माध्यम का कार्य करता था, राजा की बात प्रजा तक, प्रजा की बात राजा तक पहुंचाने का प्रमुख काम करता था। महाध्यक्ष सचिवालय का अधिकारी था। अगला है सर्वाधिकारी। सर्वाधिकारी यानी राज्य में कामकाज की सारी व्यवस्था, पूरे राज्य में जो भी कामकाज की सारी व्यवस्था थी उसको देखने के लिए भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था सर्वाधिकारी, यानी सभी अधिकारी का इसमें गुण होता था, सर्वाधिकारी। अगला है महासामंत। महासामंत जो है वो सामंत विषयक यानी सैन्य विषयक मुख्य रूप से देखता था, या बोल सकते हैं पूरी सेना जितनी भी थी, चाहे वो अश्व सेना हो, हस्ती सेना हो, सबका सबसे प्रमुख अधिकारी होता था महासामंत, जो सामंत विषयक देखता था। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। भूमि माप को निवर्तन कहा जाता था। कलचुरी काल में जो है एक बिक्री कर लगता था, और बिक्री कर उसमें लगता था जैसे सामान जो है अन्य छोटी छोटी वस्तुएं मंडी में बिकने आती थी, तो इस समय मंडी को मंडपिका कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है मंडी को मंडपिका कहा जाता था, और मंडपिका में जो चीजें बिकने आती थी उसमें बिक्री कर लगाया जाता था। और जो यहाँ पर चीजें बिक रही वो तो ठीक है, बिक्री कर तो अब चीजें बिकने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगती थी, हर दुकान में कुछ सामान बिकता था, तो उस छोटी छोटी दुकान को कलचुरी काल में आवार कहा जाता था। क्लियर है? तो आवार क्या है? कलचुरी काल में जो छोटी छोटी दुकानें लगती थी मंडपिका में, उसे आवार कहते थे। क्लियर है? तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और कलचुरी काल की सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अन्य जो जितने भी प्रशासनिक गढ़ रहे हैं, किले रहे हैं, वो वाला पाठ हम देखते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कलचुरी कालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। तो सैन्य व्यवस्था में चतुरंगिनी सेना थी यहाँ पर, यानी हाथी सेना भी थी, घोड़े अश्व सेना भी थी, पैदल सेना भी थी। इस तरीके की सेना जो थी वो कलचुरी काल में थी। तो हस्ती सेना के जो प्रमुख होते थे, यानी जो हाथियों की सेना के प्रमुख होते थे, उन्हें महापिलुपति कहा जाता था। यानी हाथी सेना के प्रमुख को महापिलुपति, अश्व सेना के प्रमुख को महाश्व साधनिक, यानी जो घोड़े की सेना रहती थी उसका नेतृत्व जो करते थे उसे महाश्व साधनिक कहा जाता था। इसके अलावा अन्य जो सेनापति होते थे, सेनापतियों को जो है बलाधिकृत या साधनिक कहा जाता था। सेनापतियों को बलाधिकृत या साधनिक कहा जाता था। और जो मुख्य सेनापति होते थे, मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत या महासेनापति या दूतक, फिर से बोल रहा हूं, मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत, महासेनापति या दूतक, ये कहा जाता था मुख्य सेनापति को। सेनापति को बलाधिकृत या साधनिक कहा जाता था।
जो पुलिस व्यवस्था होती थी, पुलिस के प्रमुखों को या पुलिस व्यवस्था को चाट कहा जाता था। यानी पुलिस के जो भी पुलिस का काम करते थे उन्हें चाट बोलते थे, और जो सैनिकों का काम करते थे उन्हें भाट बोलते थे। तो चाट का काम जो है पुलिस और भाट का काम सैनिक। जो पुलिस अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था दंडपासिक। पुलिस अधिकारियों को कहा जाता था दंडपासिक। चोर को पकड़ने वाले को कहा जाता था चोराधड़िक। ठीक है, जो चोर को पकड़ने का काम करता था, ऐसा पुलिस अधिकारी जिन्हें चोरों को पकड़ने का काम होता था, उन्हें कहा जाता था चोराधड़िक। ठीक है, इसके अलावा जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था के प्रमुख को दंडिक कहा जाता था, मैंने पहले ही बताया। और इसके अलावा न्याय व्यवस्था के लिए एक पंचकुल नाम की एक संस्था होती थी। पंचकुल में जो है गांव या नगर के प्रमुख 5 लोग शामिल होते थे, आगे चलकर इनकी संख्या 10 हो गई थी, जिनका काम होता था, ये पंचकुल व्यवस्था का काम होता था न्याय का कार्य करना। तो न्याय देने का काम करते थे पंचकुल, यानी अपने ही क्षेत्र में जो है गांव या नगर में न्याय दे देते थे, राजा तक जाने की जरूरत नहीं होती थी। जो तुरंत प्रांतीय स्तर पर न्याय चाहता था वो पंचकुल संस्था में चला जाता था। तो पंचकुल नामक संस्था कलचुरी काल में रही है, जिसमें नगर के प्रमुख 5 लोग या आगे चलकर 10 लोग शामिल हुए। अगर देखते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, तो पूरा एक कलचुरी कालीन राज्य था, और उस कलचुरी कालीन राज्य का जो प्रमुख होता था उसे राजा कहा जाता था। ठीक है, राजा को जो है जनता देवता के तुल्य मानती थी इस समय, और ऐसा माना जाता था कि अगर राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो यानी आपने देवता की आज्ञा नहीं मानी है, तो देवता आपको श्राप देगा, यानी राजा आपको श्राप देगा। तो इसी के लिए जो है लोग राजा की आज्ञा को देवता तुल्य मानकर उनकी आज्ञा को मान लिया करते थे। क्लियर है। इसके अलावा जो है राजा जो है धार्मिक विश्वास पर, धार्मिक जो भी वहां पे होते थे, धर्म पर विश्वास रखता था, और ऐसा माना जाता था कि वो अगर अपने कार्यों को ठीक से नहीं करेगा या धर्म का उल्लंघन करेगा तो उसे नरक जाना होगा। यानी ये आप बोल सकते हो धार्मिक तरीके से जनता को बांध के रखने का काम यहाँ पर हो रहा था। राजा जो है, राज्य जो रहता था वो छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई में बटा हुआ था। राज्य के नीचे की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे गढ़ कहा जाता था। जैसे हम पढ़ते हैं कलचुरी कालीन में 36 गढ़ थे, 18 गढ़ जो थे वो थे रतनपुर के दिन, 18 गढ़ रायपुर के दिन। तो गढ़ व्यवस्था जो है वो कलचुरी काल में स्टार्ट हुई थी, और एक गढ़ के अंतर्गत 84 गांव आते थे। इसी के लिए गढ़ को 84 भी कहा जाता था, क्योंकि एक गढ़ के अंतर्गत 84 गांव आ रहे, तो गढ़ का को ही 84 भी कहा जाता था। और जो गढ़ के प्रमुख अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, और वो कहीं ना कहीं राजा का विश्वास पात्र होता था, और कहीं ना कहीं राजा के रिश्तेदारी में आता था। तो अगर कोई गढ़ का प्रमुख ब्राह्मण बनता था तो उसे कहा जाता था दीवान, और यदि गढ़ का प्रमुख किसी क्षत्रिय व्यक्ति को बनाया जाता था तो उसे कहा जाता था ठाकुर। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आपको गढ़पति जो ऑप्शन में आएगा तो उसको लेना है, यानी गढ़ का प्रमुख अधिकारी गढ़पति। तो अगर यहाँ पे दीवान या ठाकुर आ रहा है तो ठीक है, वो वही है। तो अगर कोई ब्राह्मण बनता था गढ़ का प्रमुख तो दीवान, क्षत्रिय बनता था ठाकुर, और यदि दोनों नहीं आ रहा तो गढ़पति भी आप ले सकते हैं। तो ये जो गढ़ होते थे या गढ़पति होते थे या दीवान होते थे या ठाकुर होते थे, ये अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होते थे। इनका काम होता था कि राजा जितना टैक्स डिसाइड किया है वो अपने क्षेत्र से टैक्स वसूल करके उतना राजा को दे, राजा इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। क्लियर है। तो अब गढ़ के नीचे होता था बरहो, यानी गढ़ के अंतर्गत 84 गांव आ रहे हैं तो गढ़ के अंतर्गत ही आता था बरहो। तो बरहो जो है, बरहो को ही आगे चलकर तालुका भी कहा गया, तालुका कहा गया। बरहो नाम से स्पष्ट है कि एक बरहो में 12 गांव आते थे, तो 12 गांव का समूह बरहो। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखें तो जो बरहो के प्रमुख होते थे उसे दाऊ या बरीनहा कहा जाता था। बरहो के प्रमुख को दाऊ या बरीनहा कहा जाता था। क्लियर है। अब ये कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जो अंतिम और सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम होती थी, और ग्राम के प्रमुख अधिकारी को गौटिया कहा जाता था। यही गौटिया का पद जो है आगे चलकर मराठा काल में भी चलते रहा, और ब्रिटिश काल में यही गौटिया का नाम बदलकर मालगुजार कर दिया गया था। क्लियर है। तो ये है प्रशासनिक इकाई। सबसे ऊपर राज्य, राज्य का प्रमुख राजा, राज्य के नीचे गढ़, गढ़ का प्रमुख जो होता था उसे कहा जाता था गढ़पति, ठाकुर या दीवान, और गढ़ के जो नीचे होता था बरहो जिसमें 12 गांव आते थे, जिसके प्रमुख को बरीनहा या दाऊ कहा जाता था। और जो ये बरहो का प्रमुख जो दाऊ बनता था या बरीनहा बनता था, इनकी नियुक्ति की जाती थी गढ़पति के द्वारा या दीवान के द्वारा या ठाकुर द्वारा, जिसके द्वारा भी बोल लीजिए। यानी जो गढ़ के प्रमुख होते थे वो नियुक्ति करते थे किसकी? बरीनहों की।
या बरहो के जो प्रमुख अधिकारी दाऊ की, और ये इन्हीं के रिश्तेदार होते थे। गणपति के रिश्तेदार, राजा के रिश्तेदार गणपति बनते हैं, गणपति के रिश्तेदार जो है वो यहाँ पे दाऊ बन रहे हैं, और जो दाऊ के रिश्तेदार हैं वही कौटिया बन रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ये क्रम बटा हुआ था। इनकी नियुक्ति का अधिकार, गणपति की नियुक्ति का अधिकार राजा को, गण और जहां दाऊ की नियुक्ति का अधिकार गणपति को, गौटिया की नियुक्ति का अधिकार दाऊ को। क्लियर है? तो गांव के प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे कभी पेपर में पूछी भी जा सकती, कलचुरी काल में स्त्रियों को भी जो है राजाओं के साथ जो है उनके शासन में बैठने का अधिकार होता था, यानी वो राजाओं के साथ जो है उनके शासन चलाने में उनकी मदद कर सकते थे। जैसे आप देख सकते हो जब रघुनाथ सिंह पर आक्रमण हुआ तो उनकी रानियों के द्वारा ही सरेंडर किया गया था, ना कि राजा के द्वारा, जिससे पता चलता है कि रानियों के पास भी अधिकार थे। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया तो स्त्रियों को अधिकार थे कलचुरी काल में शासन चलाने का, आपको ये याद होना चाहिए। और राजा को देवता तुल्य माना जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा कलचुरी काल है वो कंप्लीट होता है, और जो हमारा सीजी हिस्ट्री का पार्ट है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये कोर्स को हम समाप्त करते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।